सो हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग। एंटी अस्थमेटिक ड्रग को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि अस्थमा क्या होता है। इन अस्थमा देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू किसके वजह से होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। मतलब जो लीवर में जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा। जो ब्रोंकियल म्यूकोसा होगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और क्या होगा, इंक्रीज ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रेशन। और जो सिक्रेशन होगा, जो फ्लूइड होगा या म्यूकस बोल सकते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, देयर इज़ एन इन्फ्लामेशन एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज। मतलब जो एयरवेज होगी हमारी, जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी एकदम हाइपर हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो क्या कौन से फैक्टर की वजह से हमें अस्थमा हो सकता है, तो एलर्जी, इन्फेक्शन या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो अब अस्थमा हो गया, उसे वो कैसे पता चलेगा, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, डिस्पेनिया मतलब जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, देन वीजिंग कफ, देन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी मतलब हमारे लंग्स, हमें ब्रीथिंग अच्छे से नहीं होगा तो हम कोई भी एक्टिविटी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो द एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन इन अस्थमा इज ड्यू टू रिलीज ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल इन द लंग्स। मतलब जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा अस्थमा में, वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि जो मीडिएटर्स है वो रिलीज़ होंगे। कौन से मीडिएटर्स मास्ट सेल्स में रिलीज़ होंगे, तो जिसको हम बोलेंगे हिस्टामाइन, 5-HT, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन जिसमें LTC4 एंड LTD4 रिलीज़ होंगे, प्रोटीएज एंड PAF, ये सारे हैं ना मेडिटेटर्स रिलीज़ होंगे, जिससे क्या होगा, जो अपना एयरवे होगा ना, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा अस्थमा में। चलो फ्रेंड्स, तो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। एंटी अस्थमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें कौन सी क्लास है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, जिसमें साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल एंड बार्बम्यूटेरॉल। फिर मिथाइलजेंथिन में कौन से ड्रग आएंगे, थियोफिलिन, अमीनोफिलिन, डॉक्सोफिलिन एंड इटोफिलिन। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन से आएंगे, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एंटीपोट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर सेकेंड क्लास कौन सी है, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, जिसमें एग्जाम्पल कौन से ड्रग के, तो मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिरल्यूकास्ट। फिर थर्ड क्लास है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, जिसमें एग्जाम्पल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और सेकेंड है कीटोटिफिन। फिर है anti-IgE एंटीबॉडी, जिसमें एग्जाम्पल है ओम अलीजुमेब। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन से ड्रग आते हैं, पहला है सिस्टेमेटिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडिनिसोलोन और दूसरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इन्हेलेशन में कौन से आएंगे, तो बेक्लोमिथासोन और ब्यूडेसोनाइड। ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। गाइस, अब देखते हैं कि जो सिम्पैथोमाइमेटिक जो अपनी पहली क्लास थी क्लासिफिकेशन में, वो कैसे काम करेगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक है वो क्या करेगा, एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड मास्ट सेल। मतलब जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जो बीटा 2 रिसेप्टर होगा ना, उसको स्टिम्युलेट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो CGMP है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो CGMP क्या है, CGMP है ना साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, जो क्या है, वो एक सेकेंडरी मैसेंजर है, जो है ना, जो सिग्नल होगा ना, उसको कैरी करेगा विद इन सेल। फिर जो CGMP है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ब्रोंकोडायलेशन होगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन SRSA, जिसमें कौन सा होगा, LTC4 एंड LTD4। कहाँ से होगा, फ्रॉम मास्ट सेल से, जो मास्ट सेल जो रिलीज़ करवा रहे थे हिस्टामिन SRSA, तो उसका क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा। फिर प्रमोट करेगा म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। तो मतलब जो पहले हमारा क्या हो रहा था, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था, तो हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग लेंगे, जिससे बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा और CAMP क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा, और जो हमारे मेडिएटर्स है ना, वो रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे, और जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हो जाएगा। अब सिम्पैथोमाइमेटिक का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो देख दिया। अब एक एग्जांपल को लेके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल,
जिसमें क्या होता है कि साल्ब्यूटामॉल है ना हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है और कार्डियक साइड इफ़ेक्ट भी उसके बहुत कम होते हैं। तो सिलेक्टिविटी इज़ फर्दर इंक्रीज्ड बाय इनहेलिंग द ड्रग, और जिसकी सिलेक्टिविटी है ना, अगर हम ड्रग को ऐसे इनहेलेशन लेंगे तो उसकी सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इनहेल साल्ब्यूटामॉल डिलीवर मोस्टली फ्रॉम द प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर, मतलब पीएमडीआई, जिससे क्या होगा कि साल्ब्यूटामॉल को हम ऐसे इनहेलेशन से ले सकते हैं, जो प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स। मतलब अगर हमने साल्ब्यूटामॉल को ऐसे इनहेलेशन लिया तो वो ब्रोंकोडायलेशन करवाएगा कितने मिनट में, 5 मिनट में, और जो इसकी एक्शन कब तक लास्ट करेगी, अप टू 2 to 4 आवर्स तक। अब उससे क्या होगा, कुछ तो साइड इफ़ेक्ट हो गए डोज रिलेटेड, तो मसल स्ट्रीमर्स आर डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पाल्पिटेशन, देन रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन एंड एंकल एडिमा। फिर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया इज़ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, मतलब हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। और अब हमने इसकी अब इनहेलेशन की बात की, अब हम बात करेंगे ओरल साल्ब्यूटामॉल की। तो ओरल साल्ब्यूटामॉल अंडरगो प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म इन द गट वॉल एंड बायो अवेलेबिलिटी कितने % तक रहेगी, 50% तक। तो ये ओरली कितना एक्ट कर सकता है, अप टू 4 to 6 आवर तक, और लॉन्गर एक्टिंग एंड सेफर देन आइसोप्रेनालिन, मतलब जो आइसोप्रेनालिन जो ड्रग है उससे ज़्यादा एक्ट करेगा और सेफ़र भी है। कौन सेफ है, साल्ब्यूटामॉल। तो अब डोज़ की बात कर लेते हैं। तो डोज 2 to 4 mg ओरल, 0.25 to 0.5 mg इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस ले सकते हैं, और 100 to 200 माइक्रोग्राम mg बाई इनहेलेशन। सो गाइस, अब पढ़ते हैं मिथाइलजैंथीन। तो मिथाइलजैंथीन पढ़ेंगे हम। थियोफिलिन एंड इट्स कंपाउंड्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अस्थमा, मतलब जो थियोफिलिन है और उसके कंपाउंड्स हैं ना अस्थमा में बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं, बट अभी है ना रेस्ट्रिक्टेड है। बिकॉज क्यों, क्योंकि नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंटी अस्थमेटिक ड्रग, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जो थियोफिलिन और उसके कंपाउंड्स हैं ना पहले बहुत यूज़ होते थे, बट अभी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि एक तो नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, प्लस उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई। बहुत कम क्यों हुई, क्योंकि इससे भी और अच्छे अच्छे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हमें अब मार्केट में मिलते हैं। सो थियोफिलिन इज़ वन ऑफ द 3 नेचुरल अकरिंग मिथाइलेटेड ज़ैंथीन है अल्कलॉइड्स, जिसमें कैफीन, थियोफिलिन एंड थियोब्रोमिन आते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, तो इसमें क्या होगा कि जो थियोफिलिन एंड अमाइनोफिलिन ड्रग है जो इनहिबिट करेगा फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, जो क्या इंक्रीज करेगा, CAMP, जो मैंने आपको आगे भी समझाया था कि CAMP क्या है, तो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, जिसका मेन काम क्या है कि वो सिग्नल को कैरी करेगा विथ इन सेल, तो वो बढ़ जाएगा तो ब्रोंकोडायलेशन करवाएगा, इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड SRSA कहाँ से करवाएगा, मास्ट सेल से, एंड इम्प्रूव करेगा म्यूकोसिलरी क्लियरेंस इन रेस्पिरेटरी पैसेज। तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हो जाएगा तो हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो मिथाइलजैंथीन है ना वो एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एट एडिनोसिन रिसेप्टर पे, जो ऑल्सो रिजल्ट करता है ब्रोंकोडायलेशन में। फिर क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हैं अब मिथाइलजैंथीन का। तो मिथाइलजैंथीन आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये मिथाइलजैंथीन कौन से रूट से हम ले सकते हैं, ओरल एंड पेरेंटल दोनों से ले सकते हैं। तो जो फूड होता है ना वो डिले करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ थियोफिलिन, मतलब जो अगर हम खाना खा के ये ड्रग को लेंगे तो वो है ना हमारा एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। सो दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, मतलब ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में, और ये क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को भी। सो दे गेट मेटाबोलाइज इन लीवर में एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं एंड एक्सक्रीटेड हो जाते हैं यूरिन में। सो मतलब फार्माकोकाइनेटिक मतलब हमें क्या समझना है, ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हमने समझ लिया कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मतलब फूड खाएंगे, फूड लेके हम अगर ड्रग को लेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो
हमारा मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लीवर में होगा, और एक्सक्रीशन होगा, यूरिन के थ्रू हो जाएगा। तो अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। तो दे हैव अ नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब उनकी जो सेफ्टी है ना नैरो मार्जिन की है। दे कैन कॉज टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन एंड समटाइम्स सडन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कार्डियक अरिथमियास। तो और कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो जो मिथाइलजेंथिन का जो सीनस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इंसोम्निया, हेडेक, ट्रीमर्स, कन्वर्जन। डायूरेसिस होगा, हार्ट में क्या होगा, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन, डेथ होगी ड्यू टू द अरिथमियास। एंड जो जी है इरिटेंट होगा, जिसमें क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस एंड एग्रेवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिथाइलजेंथिन की। तो सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो कैफीन एंड थियोफिलिन है वो सीएनएस स्टिमुलेंट है, मतलब सीएनएस को एक्टिवेट कर देंगे। और जो कैफीन का डोज क्या होगा, 150 टू 250 mg प्रोड्यूस करेगा और सेंस ऑफ वेल बींग एंड अलर्टनेस। और फिर ये इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को। और जो कैफीन है ना ज़्यादा एक्टिव है देन थियोफिलिन। सो अगर हायर डोज क्या करेगा, नर्वसनेस कॉज करेगा, रेस्टलेसनेस करेगा, पैनिक, इंसोमिनिया करेगा एंड एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मतलब कैफ़ीन मतलब हम समझ सकते हैं कि जो कॉफ़ी होती है उसको अगर हम पियेंगे तो हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट होगा ही, तो वही एग्जांपल इसका भी। अब सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, तो जो मिथाइलजेंथिन है वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा हार्ट को और इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी बाय कार्डियक एक्शन से, बट जो डिक्रीज करेगी कॉजिंग बाय वेगल स्टिमुलेशन। सो टैकीकार्डिया मोर कॉमन है थियोफिलिन के साथ, बट जो कैफीन है ना वो जनरली लोअर्स करती है हार्ट रेट को। तो अब देखते हैं स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट रहता है मिथाइलजेंथिन का। सो ऑल स्मूथ मसल्स आर रिलैक्स्ड, मतलब जो सारे स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट इज एक्सर्टेड ऑन ब्रोंकी स्पेशली इन अस्थमेटिक। सो थियोफिलिन इज मोर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर देन कैफीन, मतलब जो थियोफिलिन है वो ज़्यादा पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर है, किसके हिसाब से, कैफीन से। तो अब देखते हैं कि किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि माइल्ड डायूरेटिक्स की तरह काम करेगा और वो इनहिबिट करेगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का, एज वेल एज इंक्रीज करेगा रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। सो अब स्केलेटल मसल्स पे क्या होगा, कैफीन एनहांस करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल्स। At higher concentration, it increases the release of calcium from sarcoplasmic reticulum by direct action, मतलब जो कैफीन एनहांस करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल्स को, और हायर कॉन्सेंट्रेशन में ना वो इंक्रीज करेगा रिलीज ऑफ कैल्शियम का, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो स्टमक पे इसका क्या असर होगा कि मिथाइलजेंथिन एनहांस करेगा सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन इन स्टमक इवन ऑन पेरेंटल इंजेक्शन, जिससे क्या होगा, हमें गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। दे ऑल्सो आर गैस्ट्रिक इरिटेंट, थियोफिलिन ज़्यादा है। अब दूसरी क्लास पढ़ते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें कौन से ड्रग यूज़ होंगे, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटेफिन। सो अब देखो, जो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है ना वो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, बट वो है ना क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे रिलीज ऑफ वेरियस मेडिटेटर्स, जिसमें कौन कौन से मेडिटेटर्स आएंगे, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सारे मेडिटेटर्स है जो इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं। ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे मास्ट सेल मेम्ब्रेन को। सो ये रिड्यूस करेंगे ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी को सम एक्सटेंट तक, और बट जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी ना वो अफेक्ट नहीं होगी। सो उनकी ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत स्लो होती है। सो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता ओरली, एज इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द गट, मतलब जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना वो अगर हम ओरली उसको लेंगे तो वो गट में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा।
सो इन ब्रोंकियल अस्थमा में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज़ गिवन बाय इनहेलेशन, मतलब ओरली हम अगर नहीं ले पा रहे, क्यों? क्योंकि जो हमारा गट एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, सो इसको हम कैसे लेंगे? बाय इनहेलेशन। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन में भी यूज़ होता है। चलो अब देखते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। तो एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट आर रेयर। जो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना वो रेयर होंगे। लोकल इरिटेशन लाइक कफ, ब्रोंकोस्पाज्म, हेडेक, नेज़ल कंजेशन एक्सेट्रा कॉज्ड होते हैं। तो कौन कौन से ड्रग में देखो, कीटोटिफिन। सो कीटोटिफिन सिमिलर उसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की तरह, और उसकी एडिशनल है ना जो H1 ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट भी वो इफ़ेक्ट देता है। जो हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट को ओरली नहीं ले पा रहे थे, बट जो कीटोटिफिन है उसको हम ओरली दे सकते हैं, क्योंकि जो ये ओरली इफ़ेक्टिव है, बट उसकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ना वो बहुत स्लो है। सो अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझते हैं कि जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है और जो कीटोटिफिन है वो स्टेबिलाइज करेंगे मास्ट सेल को, जो क्या करेंगे? एलर्जिक मेडिएटर्स को रिलीज़ नहीं होने देंगे। सो गाइस यही था एंटी अस्थमेटिक ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफ़ेक्ट। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे और सारे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लाते रहूँगी। सो थैंक यू।